हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल सो क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज दोस्तों जो हम पढ़ने वाले हैं तो वह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो जो आज हम पढ़ेंगे वह टॉपिक है भारत में कैसे संवैधानिक विकास की शुरुआत होती है ना। तो आज हम इसी के अंतर्गत इसको पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप वीडियो में आप इस चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना है, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। जो अंग्रेज़ों का हमारे यहाँ इतिहास है तो किस प्रकार से उन्होंने हमारे यहाँ पे पहले धीरे धीरे एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आते हैं और व्यापार करते करते हमारे कैसे बंगाल पर शासन करने स्टार्ट करते हैं। इसके बाद वो हमारे इंडिया के एक बहुत बड़े पार्ट पर वो पूरी तरह से शासन करते हैं ब्रिटिश भारत के अंतर्गत। तो इसी में आज हम जो समझेंगे कि कैसे संवैधानिक विकास की यहाँ पे शुरुआत होती है। तो इसके अंतर्गत हम संवैधानिक विकास को हम 5 चरणों में बांट कर देखें। जो पहला है अंग्रेजों का भारत आगमन। तो अंग्रेजों का भारत आगमन 1600 से 1765 तक का समय। इसमें बेसिकली जो हम देखेंगे तो हमें ये पता है कि 1600 ईस्वी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। तो उसका जो सबसे पहले मोटो था कि भारत में किस तरह से हम व्यापार करें और व्यापार करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा धन यहाँ पे इकट्ठा करें और उसको कहाँ पे एक्सपोर्ट करें, इंग्लैंड ले जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले उसका उद्देश्य एक ही मोटो था कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे व्यापार करना है इंडिया से और जो प्रॉफिट कमाना है उसको हमें अपने यूरोप। इसका क्या होता है कि धीरे धीरे यहाँ पे व्यापार करती जाती है, मुनाफा बढ़ता जाता है और वह धीरे धीरे क्षेत्र को अपने कब्जे में लेने लगते हैं। तो इसी में हम तो अंग्रेजों का जो भारत 1600 से 1765 तक, ठीक है, तो अंग्रेजों का भारत आगमन 1600 से 1765 तक का समय। इसमें बेसिकली यहाँ पे अंग्रेजों का कैसे वो इंग्लैंड से कैसे व्यापार के उद्देश्य से भारत आते हैं और इसके बाद धीरे धीरे वह 1765 जो बक्सर का युद्ध 1764 में होता है, इसके बाद से वो कैसे बंगाल पर अपना आधिपत्य जमाते हैं और इंडिया के बहुत बड़े पार्ट को अपने कब्जे में ले लेते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना 1765 से 1857 तक। तो दोस्तों जो ये टाइम पीरियड है 1765 से 1857 लगभग 100 साल का समय। 1765 से 1857 तक का जो टाइम है क्रूशियल रहा ब्रिटिश कंपनी के लिए कि इसने केवल 100 सालों तक भारत को जितना हो सका उतने लूटने का प्रयास किया। ठीक है, और साथ ही भारत को पूरी तरह से कंगाल बना के रख दिया। ठीक है, तो जो 1700 ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना होती है क्योंकि बक्सर युद्ध के बाद बंगाल पर जो हम ब्रिटिश इंडिया का जो साम्राज्य स्थापित होता है तो उसकी जो स्थापना होती है 1765 से 1857। ठीक है, तो जो हमारा संवैधानिक शुरुआत का जो दूसरा टॉपिक रहेगा ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना 1765 से 1857। इसके बाद है नेक्स्ट थर्ड नंबर कंपनी शासन का अंत 1858 से 1919। इसके बाद जैसे जैसे उनका मुनाफा बढ़ता जाता है उनकी जो स्थिति है वो और मजबूत होती जाती है। तो इसके बाद उन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी वहाँ की उनको भी ये डर सताने लगा कि इतनी ये ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी पावरफुल हो चुकी थी कि उन्हें भी डर था कि ये पूरी तरह से साम्राज्य को अपने अंदर स्थापित कर लेगी। तो इसी के डर के लिए उन्होंने जो कई सारे चार्टर एक्ट लाए, इसके अंतर्गत उन्होंने जो कंपनी के शासन का पूरी तरह से अंत कर दिया। अब डायरेक्ट जो रेगुलेट करेगा तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी। ओके, वो लंदन से उसको गवर्नमेंट जो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत उसको कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, तो कंपनी शासन का अंत जो होता है 1858 से 1919 तक है। इसके बाद स्वशासन का अंत होता है। स्वशासन का अंत का मतलब यहाँ पे था ताज का शासन। ताज का शासन मतलब वहाँ के जो इंग्लैंड के जो राजा थे, जो मेन थे वहाँ की ब्रिटिश संसद। तो ब्रिटिश संसद से भी बढ़कर वहाँ पे कौन था, ब्रिटिश क्राउन। तो ब्रिटिश शासन का अंत होता है 1947 में। तो यहाँ स्वशासन से हमारा मतलब है कि जो ब्रिटिश क्राउन का जो साम्राज्य था, जो ताज का शासन था, तो 1947 तक का जो सामाजिक सुधारक थे इनको पहचान में आ गया कि ब्रिटिश संसद हमारे साथ क्या कर रही है। ठीक है, तो उन्होंने धीरे धीरे इसके प्रति जागरूकता लाया, एक नवजागरण का समय आया। ठीक है, तो एक यहीं से स्वशासन का अंत होता है।
तो जो अभी तक ब्रिटिश क्राउन का जो ताज था हमारे इंडिया में, धीरे धीरे हमारे संवैधानिक हस्तक्षेप उनका कम होता जाता है। ठीक है, साथ ही जो हमारे इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संवैधानिक निर्माता थे, तो उनका वर्चस्व बढ़ने लगता है और उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा हस्तक्षेप करने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सुशासन का जो अंत होता है 1919 से 1947 तक हो जाता है। इसके बाद हमारे संविधान की रचना होती है 1947 के बाद। तो दोस्तों आपको भी पता है कि जो हमारा संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसको बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगता है। तो यह एक बहुत बड़ा हमारा संविधान है पूरे विश्व में। इसके बाद अंग्रेजों का भारत आगमन। तो अब देखते हैं सबसे पहले कि पहला जो है हमारा अंग्रेजों का भारत आगमन, तो 1600 ईस्वी में आए थे और यह 1765 मीन्स बक्सर के युद्ध के बाद का समय। तो बक्सर के युद्ध के द्वारा जो ब्रिटिश कंपनी थी वह पूरी तरह से बंगाल पर कब्जा कर लेती है और साथ में जितने रेवेन्यू सिस्टम है उसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले जो अंग्रेज आए तो एक ईस्ट इंडिया जो कंपनी आए तो वह एक व्यापार करने के उद्देश्य से वह हमारे इंडिया पर आती है और धीरे धीरे उसने यहाँ पे जो साम्राज्य है धीरे धीरे कुछ कॉलोनियां स्थापित करती है। कॉलोनियों के द्वारा वह पूरी तरह से बंगाल पर कब्जा कर लेती है। कंपनी क्या थी? एक व्यापारिक कंपनी थी। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी। इसका जो उद्देश्य था पूरी देशों से व्यापार करने के लिए स्थापित किया गया था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा हमारे इंडिया में इसका एकमात्र उद्देश्य था कि आपको इंडिया में जाना है और व्यापार करना है। ठीक है, पूर्वी देशों के साथ। ठीक है, तो पूर्वी देशों को व्यापार करने के लिए स्थापित की गई थी। पूर्वी देशों के व्यापार पर एकाधिकार था। एकाधिकार मीन्स ये था कि जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी तो वह ब्रिटिश क्राउन के द्वारा भेजी गई एक कंपनी थी। बेसिकली एक छोटी मोटी कंपनी थी, बट धीरे धीरे यहाँ आकर हमारे इंडिया में काफ़ी इस्टेब्लिश हो गई और अपने आप को एक प्रॉफिट के द्वारा इतना ज़्यादा प्रॉफिट गेन किया कि यह एक बहुत ही बड़ी एक मल्टीनेशनल कंपनी बन गई। इसके बाद पूर्वी देशों पर इसका धीरे धीरे एकाधिकार स्थापित होने लगा। इसके बाद अर्थात ब्रिटिश नागरिकों को पूर्वी देशों से व्यापार करने की छूट नहीं थी। इसका मतलब यह है तो इस केवल कंपनी ही यहाँ पे इंडिया से व्यापार कर सकती थी। अदर जो वहाँ के नागरिक थे, इंग्लैंड के ब्रिटिश नागरिक थे, उनको व्यापार करने की छूट नहीं दी गई थी। ठीक है, इसके बाद है ब्रिटिश क्राउन के चार्टर के द्वारा स्थापित किया गया था। ब्रिटिश क्राउन के चार्टर। चार्टर मीन्स क्या होता है? चार्टर का अर्थ होता है कार्यपालिका का आदेश। तो कार्यपालिका का आदेश मतलब अब कार्यपालिका क्या होती है? कार्यपालिका के अंतर्गत जो कानून को लागू करने वाले, नियम को बनाने वाले और उसको लागू करने वाले अंग को क्या बोलते हैं? कार्यपालिका बोलते हैं। अब हमारे इंडिया में कार्यपालिका के अंतर्गत मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल और साथ ही जो प्रधानमंत्री, सचिवालय के एवं सिविल सेवा के अधिकारी इसमें बेसिकली शामिल होते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कार्यपालिका का आदेश पारित किया गया चार्टर के द्वारा। ठीक है, कार्यपालिका का आदेश द्वारा इस कंपनी को एक चार्टर एक्ट के द्वारा इसको कुछ टाइम पीरियड के लिए हमारे इंडिया में इसको भेजा गया कि आप इंडिया से व्यापार करो और जो भी प्रॉफिट हो हमारे ब्रिटिश या इंग्लैंड में आप उसको धन को लेकर आना है आपको। ठीक है, जो भी प्रॉफिट हो उसको हमारे इंग्लैंड में लाना है। तो सबसे पहले आपको भी पता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी आती है उसका एकमात्र उद्देश्य था व्यापार करना। इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने भारतीय बाजार पर हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से रॉ मटेरियल्स को इंग्लैंड ले जाना था और वहाँ से वो कच्चा माल मैन्युफैक्चरिंग करके हमारे इंडिया में फिर से पूरी तरह से यहाँ पे व्यापार करना था, उनको इम्पोर्ट कर देते। ठीक है, तो जो चार्टर का अर्थ है कार्यपालिका का आदेश। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रबंधकीय ढांचे में निम्नलिखित घटे। तो अब हम ये देखेंगे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो इसका मैनेजमेंट कौन करता था, है ना, यह बेसिकली क्या थी, तो इसके अंतर्गत जो इसको रेगुलेट करते थे वो कौन थे, तो हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे जो हमारे ब्रिटिश, जो इंग्लैंड में जो सबसे पहले वहां पे बैठी थी वह कौन था? ब्रिटिश का शासन, ब्रिटिश क्राउन का ताज का शासन मतलब वहां का जो राजा था उसके अंतर्गत ये शासन था। इसके बाद उसकी एक ब्रिटिश संसद थी। ठीक है,
ब्रिटिश संसद थे। ब्रिटिश संसद के अंतर्गत क्या था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के कंपनी थी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ईस्ट इंडिया कंपनी ये सब कहाँ बैठते थे, लंदन में बैठते थे। और साथ ही जो हमारे इंडिया में होते थे वो कौन होते थे, गवर्नर होते थे। इंडिया में हमारे वहाँ के गवर्नर होते थे। तो बेसिकली हमने जो 1600 से 1765 तक का जो समय था, एक संवैधानिक विकास के अनुरूप हमने इसको देखने का प्रयास किया। और साथ ही अब हम इसके बाद एक एक करके नेक्स्ट इसको डिस्कस करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे कि किस किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया में आती है और उसका जो सबसे पहले उद्देश्य था केवल व्यापार करना था, उससे मुनाफा कमाना था। बट धीरे धीरे उसने क्या करना स्टार्ट किया कि भारत के बाजार पर कब्जा करने लगा। जो यहाँ के रॉ मटेरियल थे उनको इंग्लैंड भेजना शुरू किया। वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्टार्टिंग हुई। तो यहाँ से रॉ मटेरियल वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होकर और वहाँ से सस्ता बनकर चीपेस्ट होकर हमारे इंडिया में आता था। इससे ज़्यादा से ज़्यादा वो मुनाफा कमाते थे और हमारे इंडिया के धन को बाहर लूट कर चले जाते थे। साथ ही हमारे इंडिया, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था, इसकी वजह से वहाँ के जो कपड़े थे, जो सामान था, काफ़ी चीपेस्ट होता था। जबकि हमारे इंडिया के समय जबकि हमारे इंडिया में उस टाइम पे ज़्यादा कोई बहुत ही टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए हमारे यहाँ के जो वस्त्र हैं या जो भी सामान होता था वह काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता था। इसलिए यहाँ का जो सामान था काफ़ी महंगा हो जाता था। इसलिए इंग्लैंड का ज़्यादा से ज़्यादा सामान यहीं बिकता था हमारे इंडिया में, क्योंकि यही एक सबसे बड़ा मार्केट था। इसके बाद धीरे धीरे वो खुद हमारे इंडिया में कंपनी लगाना स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं, है ना। इसके बाद ही उन्होंने कई सारी यहाँ पे कृषि पद्धतियाँ लाए। तो इसकी वजह से ये एक क्रम है जो आज हमने इसको देखने का प्रयास किया। अब हम नेक्स्ट इसको एक एक करके जो भी संवैधानिक विकास है इसको एक एक करके हम इसको पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।